रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी ख़बरों के साथ आज की जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल से रब्ता किया गया है और इस रब्ते में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने के लिए अदालत उज़्मा से इजाज़त तलब की है। ये क्या मामला है, वफाकी हुकूमत का चीफ़ जस्टिस के साथ ये रब्ता कैसे हुआ है और जो इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने की इजाज़त अदालत उज़्मा से मांगी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ये इजाज़त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मिल पाएगी? इस पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक़ जो नाज़ेबा गुफ्तगू की है और इसी गुफ्तगू के दौरान जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को एक गलीज़ और गंदी गाली शेख रशीद की जानिब से दी गई है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इत्तफ़ाक़ से हमारी पहली ख़बर जो है वो भी चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है। आज नाज़रीन दफ़ा 144 और ख़ातून जज को धमकाने के केस में यानी दो अलग केसेस में इमरान ख़ान की जो ज़मानतें हैं वो सेशन अदालत ने कन्फर्म कर दी हैं। और ये जो दफ़ा 144 की जो आज इमरान ख़ान साहब को ज़मानत मिली है, ये तो आज खान साहब को इसलिए अदालत में दोबारा पेश होना पड़ा। इसमें ज़मानत खान साहब की पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वकला की लापरवाही की वजह से आज खान साहब को दोबारा जो है वो जज कामरान बिशारत के मुफ्ती की अदालत में जो है पेश होना पड़ा। अदालत ज़मानत दे चुकी थी, लेकिन वकला की जानिब से जो ज़मानती मचलके हैं वो जमा ना कराने पर आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के केस में दोबारा अदालत में पेश होना पड़ा। आज जब इमरान खान साहब जो है वो इस मुकदमे में पेश हुए तो सरकारी वकील जो कि जिन्हें प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की और इसमें जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है उसमें नाकाबिले ज़मानत की जो सेक्शन हैं, जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। तो बाबर अवान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि दो मुकदमा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुए थे और इन दोनों केसेस में दीगर जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं और सिर्फ इमरान खान की ज़मानतें होना इस केसेस में बाकी है। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने जो तकरीर की थी F9 पार्क में उसमें सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ दी गईं। तो बाबर अवान ने कहा कि थाना मारगला के मुकदमे में जिसका जिक्र यहाँ पे प्रोसिक्यूटर साहब कर रहे हैं उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई गई थी, लेकिन वो दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो जज साहब ने फिर सरकारी वकील से ये सवाल पूछा कि ये जलसा किधर हो रहा था। अगर F9 पार्क में जलसा हो रहा था तो फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई, और जो आप कह रहे हैं कि इसमें सेक्शन 506 का इतलाक़ किया गया है, तो ऐसी कोई सेक्शन जो है वो FIR में शामिल नहीं की गई, ऐसी कोई दफ़ा शामिल नहीं की गई जिसे आप जो है वो कह रहे हैं कि वो नाकाबिले ज़मानत है। तो अदालत की जानिब से 50,000 के मचलकों के वजह से इमरान खान की दोनों केसेस में जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा नाज़रीन, आपको मालूम है कि खान साहब जो नई नैब तरमीम हुकूमत की जानिब से अप्रूव की गई हैं, मंजूर की गई हैं, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने जरूर रजू कर रखा है। और खान साहब भी कहते हैं कि इन नैब तरमीम के ज़रिए जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, उन्हें NRO दिया गया है। अब इसमें आज जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर ये है कि इन नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में इमरान खान साहब के अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं सब्तैन खान ने भी इसी नैब तरमीम से रिलीफ हासिल करने के लिए अदालत से रजू किया और उन्हें वो रिलीफ मिल भी किया। उनके खिलाफ नाज़रीन सब्तैन खान के खिलाफ मुकदमा था कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो मादनियात हैं उनके ठेके लिए थे और उस पर फिर उनके खिलाफ नैब ने उन्हें गिरफ़्तार भी किया था, उनके खिलाफ रेफरेंस भी तैयार हुआ था। लेकिन इस रेफरेंस में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई सब्तैन खान की लीगल की टीम की जानिब से, इसमें यह कहा गया कि नई नैब तरमीम के खिलाफ बाद जो 50 करोड़ से नीचे मालियत के जितने भी करप्शन के रेफरेंस हैं उस पर एहतसाब अदालतों का जो दायरा अख्तियार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा सब्तैन खान के खिलाफ ये जो करप्शन का, गैर कानूनी मादनियात के ठेके लेने का ये जो रेफरेंस बनाया गया है ये अब एहतसाब अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं आता। तो अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज करने के बाद जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है उसके बाद ये जो रेफरेंस है सब्तैन खान के खिलाफ उसे नैब हेडक्वार्टर वापस भिजवा दिया गया और साथ में ये कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ इस रेफरेंस की एहतसाब अदालत जो है वो समाअत नहीं कर सकती।
इसी के साथ साथ सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच और उसके साथ साथ लाड़काना बेंच की जानिब से दो जो अहकामात जारी किए गए थे, जो लोगों पर और सेशन सिविल जज की सरबराही में कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, उन कमेटियों को सिंध हुकूमत ने अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। तो आज इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट जमा नहीं कराई उस पर बरहमी का इजहार किया गया और आइंदा 20 अक्टूबर तक इस केस की समाअत करते हुए अदालत ने सिंध हुकूमत को, PDMA को और DDMA को सैलाब मुतासरीन की रिलीफ के हवाले से, उनकी मदद के हवाले से अब तक के जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं उस पर मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और साथ चीफ जस्टिस ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी है कि सिंध हुकूमत को अदालत उज़्मा को सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करना पड़ेगा कि सिंध सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, उनकी मदद के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। ये कोई इंतज़ामी मामला नहीं, ये लोगों के बुनियादी हकूक़ का भी मामला है। तो 20 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो राब्ता वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल के साथ किया है, ये राब्ता कैसे हुआ है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। नाज़रीन, एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इस दरख्वास्त पे नंबर क्या लगा है वो पहले आपको हम बता दें और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देते हैं। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। ये इस दरख्वास्त का नंबर लगा है क्रिमिनल ओरिजिनल पटिशन 148/2022 और ये कल यानी गुज़िश्ता रोज़ 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। और इस दरख्वास्त को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ जो अनीसुर रहमान शहजाद हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है कंटेम्प्ट की इमरान खान के खिलाफ दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो 25 मई का इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, उससे पहले जो अदालत उज़्मा ने इमरान खान साहब को इजाज़त दी थी, उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम जो जलसा करने जा रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, हम श्रीनगर हाईवे H9 G9 का जो ग्राउंड है वहाँ पे हम अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएंगे। तो उस फैसले में जो अदालत ने एहतजाज के हवाले से, उसमें धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से जितने भी पैरामीटर्स थे वो तय कर दिए थे। और उसी फैसले में जो जस्टिस काजी फाइसा का फैज़ाबाद धरना केस का फैसला था, उसके कुछ पैराग्राफ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो उन दोनों फैसलों को जवाज़ बना के ये जो दरख्वास्त तौहीन अदालत की इमरान खान के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने गुजारी है, इस दरख्वास्त में सिर्फ इमरान खान साहब को फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि धरनों और एहतजाज से मुतल्लिक़ यानी शहर इक़्तिदार में अगर कोई धरना देने के लिए आएगा, कोई एहतजाज करने के लिए आएगा, तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इजाज़त कहाँ से तलब की जाएगी, कहाँ पे बैठेंगे, कैसे एहतजाज करेंगे, तमाम चीज़ों को, तमाम पैरामीटर्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो तय कर दिया गया है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो अदालत ने अपने पैरामीटर्स दिए थे, उसकी भी इमरान खान साहब ने वायलेशन की थी। उन्हें श्रीनगर हाईवे पे ग्राउंड दिया गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने जो लोग थे, उनके चाहने वाले जो प्रोटेस्टर थे, उन्हें रेड जोन की तरफ वो जाने का जो है कहा कि आप रेड जोन पहुँचे, मैं भी रेड जोन पहुँचूँगा। और दरख्वास्त में, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कहा गया है कि उस आर्डर की वायलेशन करने के ऊपर अदालत उज़्मा ने ISI से रिपोर्ट तलब की थी, IB से रिपोर्ट तलब की थी, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। और इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त में कहा गया है, बल्कि इमरान खान साहब के जो हालिया दिनों के बयानात हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक वारदात करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, हम इस्लामाबाद में जब जाएंगे तो रास्ते बंद कर देंगे और हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे जितने भी इमरान खान साहब के बयानात हैं जो हालिया रिसेंट पास में दिए गए हैं, उन्हें इस कंटेम्प्ट पिटीशन का जो है वो के साथ अटैच किया गया है। और ये तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखते हुए कहा गया है कि आप यानी अदालत उज़्मा धरनों के हवाले से, एहतजाज के हवाले से जो पैरामीटर तय किए जा चुके हैं, उसके मुताबिक इमरान खान को उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए और फर्दर जो भी डायरेक्शन अदालत मुनासिब समझे वो इस केस में जारी की जा सकती हैं। और इमरान खान को नोटिस करके पाबंद बनाया जाए कि जो पैरामीटर तय हो चुके हैं अदालती फैसलों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन पैरामीटर पर जो है वो अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि वफाकी हुकूमत की एक तहरीरी दरख्वास्त जो है वो अदालत उज़्मा में आई है, तो लगता है ऐसे है कि आजकल में या अगले हफ्ते में इस दरख्वास्त को जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब से टेकअप कर लिया जाएगा, समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन तारीख़ क्या होगी फ़िलहाल इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली जो खबर नाज़रीन शेख रशीद साहब से मुतल्लिक़, आज आपको मालूम है कि एलएड यूनिवर्सिटी में रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। खान साहब के खिताब की बात नहीं करूँगा, लेकिन शेख रशीद साहब के खिताब की ज़रूर बात करूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन फिर आपको ये बताएंगे कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कैसे उनसे मुतल्लिक़ नाज़ेबा जुमले कहे और पाकिस्तान के अवाम को क्या उन्होंने गाली दी।
शेख साहब अपने बयान में कहते हैं कि जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार एक हो जाएं, अब इसमें काजी किसको कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जज साहबान की बात की जा रही है। चोर किसको कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है अपने सियासी मुखालफिन को वो चोर कह रहे हैं। और चौकीदार किसकी बात कर रहे हैं, उसी चौकीदार की बात करें जिसका खान साहब भी अपनी तकरीरों में तज़किरा करते हैं कि अगर घर पर टाका पड़ जाए तो क्या चौकीदार जो है वो न्यूट्रल रह सकता है। तो न्यूट्रल का इशारा और चौकीदार का लफ्ज़ खान साहब किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर शेख साहब ने कहा कि जिस मुल्क में दस्ताने वाले हाथ चोरों को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, उस मुल्क में सरफरोशी की ज़रूरत होती है। यानी ये बयान दे के शेख रशीद साहब जो है वो खून बहाने की जो है वो बात कर रहे हैं, हंगामों की मुल्क में जो बात कर रहे हैं। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि जो असली है और जो नस्ली है वो इमरान खान के साथ है। यानी जो इमरान खान के साथ है वो असली भी है, वो नस्ली भी है। लेकिन इमरान खान के साथ अगर कोई नहीं है, अगर कोई नून लीग के साथ है, अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, अगर कोई मौलाना फजल रहमान के साथ है, अगर कोई दीगर सियासी जमातों के साथ है, वो असली भी नहीं है और वो नकली है, वो असली भी नहीं है और वो नकली है। और आगे चल के जो सबसे संगीन उन्होंने बात की शेख साहब ने, उन्होंने कहा कि जो हलाली और जो गद्दार नहीं है वो भी इमरान खान के साथ है। क्या सियासत में मुखालफत इस हद तक बढ़ सकती है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा है उससे आप हलाली कह रहे हैं, उसे आप जो कह रहे हैं कि वो गद्दार नहीं है। अगर कोई इमरान खान के साथ नहीं खड़ा तो ये हक शेख रशीद साहब को किसने दिया कि आप बाकी सबको जो है वो ये कहना शुरू कर दें कि बाकी जो आवाम है जो नून लीग के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है या खान साहब की मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हैं, वो वोटर जो हैं, वो सपोर्टर जो हैं, अपने अपने लीडरान को जो सपोर्ट करते हैं वो हलाली नहीं हैं, वो सारे गद्दार हैं। तो ये बात बड़ी संगीन की है अपने शेख साहब ने। तो इस पर अब मुहासबा पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन ये बड़ी ही गलीज़ और घटिया किस्म की बात जो है वो शेख साहब ने की है। और इससे घटिया बात जब वहाँ पे जब नौजवान ठहरे थे उन्होंने नारे लगाए, ज़ाहिर सी बात है कि जब जलसे के अंदर होते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नारे जलसे के शुरा लगाते हैं। तो बिलावल का जरदारा नारा लगाया और शेख साहब से कहा कि बिलावल से मुतल्लिक बात करें। तो शेख साहब ने उसका जवाब क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। जब अवाम बिलावल के नारे लगा रहे थे कि बिलावल पे बात करें, तो शेख साहब ने कहा कि अब मेरी इतनी उम्र नहीं रह गई कि मैं बिलावल पे बात करूं। अब ये क्या इशारा किया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ भी मौजूद थीं, ख़वातीन टीचर्स भी मौजूद थीं, प्रोफेसर भी मौजूद थीं। अब ये इशारों कनायों में और मुबहम अल्फाज में, मुबहम जवाब में उन्होंने क्या बात की है, इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि शुरा कह रहे थे कि बिलावल पे बात करें, तो शेख साहब ने कहा कि अब मेरी इतनी उम्र नहीं है। अब इस उम्र में जाके इंसान जो है वो कौन कौन से अपनी सलाहियतों से महरूम हो जाता है जिसकी जानिब वो इशारा कर रहे थे, आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर शेख साहब ने कहा कि इमरान खान साहब कहता हूँ कि आर करो या पार करो, अब नहीं तो कभी नहीं, मैं भी तंग आ गया हूँ, अवाम भी तंग आ गए हैं, ज़िंदगी भर के दोस्तों को मैंने खुदा हाफिज़ कह दिया। तो ये भी शेख साहब की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजा जाए और हम दोबारा हुकूमत में आ जाएँ। फ़र्ज़ कर लें कि खान साहब 5 लाख बंदा भी इस्लामाबाद लेके आ जाते हैं और पार्लियामेंट हाउस में दोबारा से घुस जाते हैं, जिस तरह 2014 में घुसे थे, PTV में घुस जाते हैं, पाक सेक्रेटरीट में घुस जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा। जब तक वज़ीर आज़म बैठा है वो असम्बली को तहलील नहीं करेगा, ये हुकूमत घर नहीं जाएगी। और जत्थों के ज़रिए अगर हुकूमत घर जाने लगी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जब धरना लेके आए थे, हमने कहा था कि जत्थों के ज़रिए अगर हुकूमत गिराएंगे तो फिर जो तालिबान हैं, जो जहाद पे यकीन रखते हैं, जो कहते हैं कि इस निज़ाम को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी जत्थे लेके आएंगे। मजहबी जमातें जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो भी जहाद की बात करते हैं, तो उनके पास भी काफ़ी स्ट्रीट पावर मौजूद है, उनके पास भी काफ़ी अफराधी क़ुव्वत मौजूद है। तो फिर वो भी जत्थे लेके आएंगे, फिर जत्थों की पाकिस्तान में सियासत चलेगी। इदारों की अगर कोई कदर नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान में जो है वो क्यास होगा, अफरा तफरी होगी, हंगामे होंगे। खुदा न करे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल भी करे, पाकिस्तान को तरक्की भी दे और पाकिस्तान को आगे भी लेके जाए। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।